हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो 11 फरवरी 2023 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को होना है, उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जीएस वाले सेक्शन में हमने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं और उन 2 वीडियोज़ में हमने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग 101 से 140 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा का पूरा जो है 140 के 140 क्वेश्चन देखेंगे, तभी आपको जो है इसका पैटर्न समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आज 101 नंबर का क्वेश्चन, तो शुरुआत ही समझिए कि एकदम शुभ संख्या से हो रही है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पे जो हिंदी आरओ में 60 नंबर की हिंदी आती है, पूछी जाती है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, मतलब उसके प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग कर रहे हैं, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं। साथ में घटना चक्र भी यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, तो इन सभी क्लासेस के साथ जुड़ करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। दूसरा क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। हमने क्या बताना है? सही उत्तर बताना है। ऑप्शन सेम वही हैं कि नीदर 1 नॉर 2, ओनली 2, या फिर बोथ 1 and 2, या फिर ओनली 1। तो अब देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी एकदम सही है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में उपयुक्त दिए गए जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पे राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो ऑप्शन 1 and 2 सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो 102 नंबर का क्वेश्चन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बना हुआ है। बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, फिर चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो या फिर हमारा डीपीएसपी हो, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आप देखिए नहीं बने हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है कि वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो सही बात है, अगर आपको जो भी डीपीएसपी में दिया गया है राइट्स वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। यही बात है, वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है। दूसरा, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो एकदम सही बात है, बोथ आर करेक्ट। सही उत्तर ही बताना है हमें। तो देखिए 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो हमारा जो मतलब कि डीपीएसपी है वो आप देखिए हमारे संविधान के भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देख लेंगे, एक साइड कोयला आधारित जो बिजली संयंत्र है वो और किस राज्य में अवस्थित है, यही से आपको मैच करना है। ऑप्शंस देखें क्या क्या हैं? कहलगांव, खरगोन, मतलब कोरबा और कुडगी, और अदर में स्टेट्स में दिया हुआ है एमपी, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो मुझे जो सबसे एकदम कंफर्म है वो क्या है? वो है छत्तीसगढ़ का कोरबा। तो देखिए क्या सी का 4 जो है इससे हमारा ऑप्शन बन रहा है। एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो सी का 4 देखिए छत्तीसगढ़ का कोरबा। सी का 4 कहाँ दिया हुआ है? तो 2 ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अगर उत्तर नहीं भी आ रहा है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए इस एक ऑप्शन से। ठीक है, तो आगे देखेंगे। आगे खरगोन का ही देख लेते हैं। तो जो खरगोन है ये कहाँ पे है? अच्छा, वो खरगोश नहीं लिखा है, तो ये आपको एमपी में मिल जाएगा। खरगोन कहाँ पे है? एमपी। बी का 1 और बी का 1 देखिए केवल एक जगह है। तो हमारा उत्तर हो गया कि नहीं, मतलब कि आ गया कि नहीं उत्तर? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक एकदम कंफर्म था, दूसरा भी कर लिए, 2 अगर आपको कंफर्म थे तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्तर सॉल्व हो गया। हमें चारों पता हो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको चारों नहीं पता, मतलब 4 नहीं तो कम से कम 3 तो पता ही होने चाहिए, तब जाके और मतलब उत्तर बनता है। लेकिन कभी ना 2 क्वेश्चन, अगर 2 ऑप्शन भी पता है तो उत्तर निकल आता है। तो चलिए देख लीजिए, जो कहलगांव कोयला आधारित बिजली संयंत्र है ये आपको बिहार में मिलेगा, खरगोन मिल जाएगा एमपी में, कोरबा है छत्तीसगढ़ में और कुडगी कहाँ है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। कह रहे हैं भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। दूसरा, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। देख के लग रहा है कि लगभग सभी ठीक समझ आ रहे हैं। तो देखिए
आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, वही बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, और दूसरे में ओनली 1, तीसरे में है नीदर 1 नॉर 2, लास्ट है ओनली 2। ध्यान क्या रखना है ऐसे ऑप्शंस में, यानी कि जो कोड दिए हुए हैं, क्योंकि सब में कोड वही देंगे, एक दो दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है या केवल 2 सही है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों की आदत पड़ी है कि पहले पे केवल 1 होगा, दूसरे पे केवल 2 होगा, तीसरे पे 1 और 2 दोनों, और चौथे पे 1 और दोनों ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब ना एग्जामिनर ने ये पैटर्न चेंज कर दिया। देखिए पहले पे इन्होंने दोनों दे दिया है कि दोनों सही है, दूसरे पे केवल 1, तीसरे पे इन्होंने दोनों गलत दिया हुआ है, और चौथे पे केवल 2 दिया हुआ है। तो थोड़ा इसको भी हमें देखना पड़ता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप देखिए, भले ही हम लोग मतलब कि कोयला खरीदते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग कोयले के उत्पादन में ठीक ठाक पोजीशन रखते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग कोयले का उत्पादन भी करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, कोयले के संदर्भ में जो भी कथन दिए गए हैं सही है। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। कोयला सर्वाधिक कोयला उत्पादक देशों में आप देखिए चीन है, भारत है। तो भारत जो है मतलब कि चाइना के बाद दूसरे पोजीशन पे आता है उत्पादन के मामले में कोयले के। हालांकि ये पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसी वजह से जब लास्ट एकदम रहेगा ना, जैसे कि 10-12 दिन रह जाएंगे एग्ज़ाम, तब आपको इन सारे आंकड़ों को एक बार देखना पड़ता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। कोयले के भंडारण में जो अग्रणी राज्य हैं वो कौन है? उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास डे डेज से क्वेश्चन बना हुआ है, तो चलिए मैच कर लेंगे। इस बार जो अपर प्रीलिम्स में डे डेज से क्वेश्चन बना हुआ था वो तो सबसे घटिया किस्म का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मज़ेदार होते हैं। कभी कभी अगर आपको चारों ना भी पता हो तब भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा दिवस दिया है। ये देखिए, सबसे पहले देखिए विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये तो बहुत फेमस है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व ओजोन दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो सारे के सारे फेमस दिवस ही हैं। ओजोन दिवस तो वैसे भी इनका फेवरेट है, तो इसको ही पहले मैच कर लेंगे। सी का 4, तो सी का 4 देखिए आपको 2 जगह मिल रहा है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए महत्वपूर्ण दिवस में विश्व जो है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ए का 2 और ए का 2 देखिए केवल सी में दिया है, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला था। अन्य जो है उन्हें भी मैच कर लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, और जो हेल्थ डे है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मतलब कि वो है ना WHO, उसकी स्थापना हुई थी। आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि WHO की जो स्थापना है वो 7 मतलब कि अप्रैल को तो है, लेकिन कौन सा ईयर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन बना हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही बताना है आपको। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये बात तो ठीक है। कह रहे हैं इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इनके द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो केवल डी वाला दिया गया है। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि इसकी लंबाई ना 19,000 किलोमीटर से भी अधिक है, तो इसको एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध प्रवाल भित्ति तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। ग्रेट बैरियर रीफ को 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, ये सही है। मुझे ना ये जो 19,000 वाला है इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि यदि गत दिवस, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारे रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन हैं उन्हें बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे, तो इसको हम वहीं देखेंगे। कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजनिंग का भी मतलब उतना ही महत्व है जितना अन्य सब्जेक्ट्स का है, तो छोड़ना नहीं है किसी को। और 108 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन में से आपको कथन कारण दिया गया, तो स्टेटमेंट वाला तो इनका फेवरेट तरीका है क्वेश्चन पूछने का। पहला क्या है कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कह रहे हैं शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसका जो उत्तर है ना वो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, अर्थात ए उत्तर इसका ठीक हो जाएगा कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। तो देख लीजिए कि एक शर्त अनुबंध के जो मुख्य उद्देश्य हैं इसके लिए एक शर्त आवश्यक है। शर्त का उल्लंघन अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, ना कि क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछ लिया गया कि मिनी माता रोग का कारक क्या है ना। बहुत कन्फ्यूजन होता है मिनी माता और इटाई में, तो ध्यान से आप भी देख लीजिएगा।
तो मिनी माता रोग क्या है? कैडमियम प्रदूषण, लेड प्रदूषण, मरकरी या फिर क्रोमियम प्रदूषण से। उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मरकरी, यानी कि ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो जो मिनी माता रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो मरकरी प्रदूषित जल मतलब कि पीने से ये वाला रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछें कि जो मिनी माता के अलावा अभी मैंने बताया इटाई, तो वो किसकी वजह से होता है? तो जो इटाई है ना, वो हो जाता है हमारा कैडमियम की जो है अधिकता से, मेरे ख्याल से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो मतलब कि एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं। तो मिनी माता रोग जो है वो मरकरी प्रदूषित जल से होता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। मई 1956 में ये रोग पहली बार आधिकारिक तौर पर कहाँ पे देखा गया था? जापान के क्यूशू द्वीप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मिनी माता शहर में खोजा गया था और इसी वजह से इसका नाम मिनी माता भी रखा भी गया था। और यही कारण है, जैसे जो भी मतलब रोग वगैरह हैं जहाँ पे जो वायरस खोजा गया है वहीं के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है। बस चाइना से जो वायरस निकला था वुहान के लेबोरेटरी से, ऐसा माना जाता है, तो उसका नाम वुहान वायरस ना रख करके काहे लिए कोरोना वायरस रखा गया। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब ये वायरस आया था ना तो उस टाइम पे ये बातें खूब चर्चा में थी। चलिए फिलहाल के लिए तो कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाता है? इटाई रोग हो जाता है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिजिक्स से क्वेश्चन बना हुआ है कि रबर का यंग जो गुणांक है वो स्टील की तुलना में अधिक होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शंस देखें, केवल 2, केवल 1, 1, 2 दोनों, या फिर नीदर 1 नॉट 2। उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। ठीक है, सॉरी, केवल मतलब कि दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है और वो कहाँ पे दिया है? ओनली मतलब कि ऑप्शन ए में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो रबर का जो यंग स्टील गुणांक है मतलब गुणांक है ना, वो स्टील की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इन्होंने क्या बताया है? अधिक होता है। इसी वजह से इसका पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग भी हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कि रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है क्या? इस्पात। ठीक है, तो इस्पात जो है वो किससे अधिक प्रत्यास्थ होता है? रबर से, क्योंकि जब विरूपक बल हटा दिया जाता है तो इस्पात रबर की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से अपने मूल रूप में लौट आता है और इसे ना भौतिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? प्रत्यास्थल या परिवर्तन का विरोध कहा जाता है। ठीक है, तो इन सबको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो इस मतलब कि 2023 में जो अपर प्रीलिम्स हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे देखिए यहाँ भी पूछ लिए। तो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है PYQs देखना? इसी वजह से। तो चलिए आगे देखिए, इसका जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड डफरिन, लिटन, मेयो, फिर नन ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अर्थात लॉर्ड मेयो। तो 1872 में आप देखिए सर्वप्रथम पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे चल करके 1881 में रिपन के टाइम में ये जो मतलब कि हर 10 वर्ष में जनगणना होना है वो वाला प्रक्रिया शुरू हुआ। और 2011 की जनगणना कैसी जनगणना थी? तो भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए यानी कि 1947 के बाद से, तो ये कौन सी जनगणना थी? 7वीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, और जनगणना से कई 3-4 क्वेश्चंस बने हुए हैं, अभी जो नहीं दिखा है वो आगे दिख जाएगा आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन 112 नंबर का कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी देश मुखिया सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो G20 हुआ था ना, उसमें आपको बताना था कि कौन से देश से कौन आया था इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हालांकि क्वेश्चन पुराना हो गया, लेकिन देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई समिट हो रही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि अर्जेंटीना से कह रहे हैं अल्बर्टो फर्नांडीज, तो ठीक ही बात है। कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से एंथोनी अल्बनीज, ये भी ठीक है। ब्राजील से कह रहे हैं जोको विडोडो, तो ये कहाँ से आ जाएंगे? जोको विडोडो ये नहीं है। ब्राजील से कौन आए थे? लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा। ठीक है, तो यही वाला गलत था, उत्तर डी हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हमारा जो होता है ना मतलब कि एनवायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कंसेप्चुअल टाइप का, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। केवल लगा है तो वैसे ही एक बार सोचने वाली बात है, केवल जंगली जानवरों की बात नहीं करते हैं ये, तो पहला वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर कह रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों की संरक्षण करने की बात करता है, तो ये भी गलत है। केवल जंगली हाथियों के संरक्षण की बात थोड़ी ना करता है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको ना रट लीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इसको भी हम बोर्ड पे ही सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये देखिए जनगणना से क्वेश्चन बना हुआ है। इसके पहले जो अपर प्रीलिम्स हुआ है ना 22 दिसंबर को, उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है ना, उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा एक सही क्रम है। तो क्या पूछ रहे हैं, आरोही की अवरोही? घटते यानी कि अवरोही, ठीक है। तो ऑप्शंस देखें, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या केरल। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आप देख लीजिए कि जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है, कितना, 1028। उसके बाद बिहार का है 1106। ओहो, कुछ तो गलत हो रहा है। हमसे क्या कह रहे हैं, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में कौन सा एक सही क्रम है। तो जो है घटते जनसंख्या क्रम की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले तो बिहार आना चाहिए ना, क्योंकि बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो सी वाला ऑप्शन कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा सी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ये आना चाहिए उत्तर इसका डी, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक में उत्तर दिया है ना वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। फिर से देख लीजिए, क्योंकि घटते अनुसार कह रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जहाँ का होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ये है हमारे बिहार का, कितना, 1106। दूसरे पे आएगा अपना वेस्ट बंगाल, इसका कितना है, 1028। तीसरे पे आएगा केरल, कितना है, 860। और चौथे पे आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, कितना है, तो ये हो जाएगा 829, ठीक है। तो ये इसका जो उत्तर दिया है ये रॉन्ग है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख करके उत्तर डी मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये करंट अफेयर का मामला था। कह रहे हैं इसकी मेजबानी इंदौर ने की थी और आयोजन जो है वो सितंबर महीने के भीतर हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला वाला, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं। अब ये करंट अफेयर का था तो बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही उत्तर का चुनाव जो है आपको करना है। ऑप्शंस क्या है, लेक्स लॉकी अधिनियम, ये वही अधिनियम है जिसके तहत अंग्रेजों ने ये बोल दिया था कि अगर कोई मतलब कि भारतीय व्यक्ति है और उसको अपने बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ना जो इस्लाम मतलब ईसाई धर्म है वो अपना लेना चाहिए। तो एक से बढ़ के एक घटिया अधिनियम इनके द्वारा लाए गए थे। आगे देखिए, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। तो चलिए सबका जो है पहले अधिनियम कब आया वो देख लीजिए, उसके बाद अपने आप ही क्रोनोलॉजी में लग जाएगा। तो देखिए लेक्स लॉकी अधिनियम कब का है, तो ये 1850 का है, ठीक है। बंगाल टेनेसी अधिनियम कब का है, 1885 का है। फिर उसके बाद आता है हमारा आयु सहमति अधिनियम 1891, ठीक है। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। वो आप देखिए लगातार मतलब लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 कहीं दिया है, डी वाला दिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ना हमसे इकोनॉमी में कुछ बुक्स पूछी गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, कि एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, एकदम सही बात है, बहुत फेमस बुक है। दूसरा क्या रहा है कि जेएम केन्स की पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो हाँ ये बात भी ठीक है। तो जो मतलब कि केन्स है ना, इन्होंने बेरोजगारी का जो दुष्चक्र है उसके बारे में समझाया हुआ है, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा गुरनाल मिर्डल की जो पुस्तक है उसका नाम है एशियन ड्रामा, एकदम सही है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, तो यही वाला गलत हो जाएगा, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो मिरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में है। तो आप देखिए मतलब पुस्तकों से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने, 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब कि इकोनॉमी से भी क्वेश्चन बना है, जो हमारा मिडवल हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। साथ में आप देखिए जो मतलब कि मिडवल हिस्ट्री है ना उससे 2 क्वेश्चन बना हुआ है। उस 2 क्वेश्चन में भी 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। अब जैसे आप यही वाला देखिए, इसमें अगर आपको सारी पुस्तकों का नाम नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। कम से कम 3 पुस्तक का नाम तो पता ही होना चाहिए कि उसको किसने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देख लेंगे। कहना है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, और दूसरा इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन किया गया है। ऑप्शंस आपके पास वही हैं, केवल एक सही है, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही है या फिर केवल दो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, अर्थात कि मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो मीरात सिकंदरी के लेखक कौन है, ये देख लीजिए, इब्न मुहम्मद। और ये पुस्तक गुजरात के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। इसमें महमूद बेगड़ा के राज्य की जो सुख समृद्धि है उसका वर्णन किया गया है। व्यापार वाणिज्य की उन्नति इस समृद्धि के कारण रही, जो उनके राज्य में व्यापारिक मार्गों के सुरक्षित आवाजाही के कारण संभव थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादक जो क्षेत्र कर्नाटक में है नहीं स्थित है, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। ऑप्शन देखिए, बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा या श्रीकाकुलम। तो आप देखिए, कर्नाटक का मतलब बेल्लारी भी है, चिकमंगलूर भी है, शिमोगा भी है, लेकिन श्रीकाकुलम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग के जो प्रमुख कच्चे माल के रूप में है उसको आप देखिए, अर्थात जो मैग्नीज है ना वो लोहा इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो कर्नाटक में आप देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटक में जो प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं वो बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलूर, धारवाड़, बीजापुर, चित्रदुर्ग आदि हैं। श्रीकाकुलम कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का एक मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के कुछ अन्य भी देख लीजिए, यानी कि आंध्र प्रदेश के अन्य कौन है, विशाखापट्टनम, विजयनगर, गुंटूर आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो ये थोड़ा कठिनतम टाइप का क्वेश्चन रहा है, बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। ऑप्शन देखें, ओमान, ईरान, कुवैत और सीरिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली 4, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो मतलब कि सीरिया है ये आप देखिए अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, बाकी सब है। तो आप देख लीजिए अरब प्रायद्वीप का जो हिस्सा है, यानी अरब प्रायद्वीप में जो देश हैं कौन कौन है, सऊदी अरब है, ओमान है, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात आदि। और इराक तथा जॉर्डन के दक्षिण हिस्से अरब प्रायद्वीप में शामिल हैं। तो ये भी देख लीजिए। अब वैसे इन सबको ना चाहिए कि हम लोग मैप में जाके लोकेट करें, तभी फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग के स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के जो तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह मिले हैं, इनमें कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था। अब ये क्वेश्चन तो सच में बहुत ज़्यादा कठिन है। ऑप्शन देखें, ILSA, LRA, APXS या नन ऑफ द अबव। देख लीजिए ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस क्वेश्चन को ना अगर पता है तो ठीक है, वरना छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो हमारे बैंक्स हैं उनकी स्थापना वर्ष से क्वेश्चन बना हुआ है, उसको मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें ना थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है वो हमारे यहाँ स्थापित होने वाला क्या बोलते हैं, सर्व प्राचीन या फिर ये कहें कि सबसे पहला बैंक है। तो इसमें जो सबसे पहली वाली संख्या होगी, यानी कि सबसे पुरानी संख्या होगी, अगर आप उसको इलाहाबाद बैंक से कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाता। खैर देखिए, कह रहे हैं इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला। हमारे पास ईयर क्या है, 1874, 1881, 1865 या 1894। तो जैसा कि हमने बताया इलाहाबाद बैंक सर्वप्रथम जो है बनी है, तो हम लोग इसको किससे करेंगे, एकत्रीत। तो चलिए देखें क्या एकत्रीत एक को में है, देखिए ऑप्शन बी में है, एक ही में है। तो कुल मिला के ना वो आपसे ये जानना ही नहीं चाह रहे थे एग्जामिनर कि आपको सबका स्थापना वर्ष पता है या नहीं। उन्हें तो बस ये जानना था कि जो सबसे पहली बैंक बनी थी क्या आप उसके स्थापना वर्ष को जानते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए देख लीजिए अन्य जो है उनके स्थापना वर्ष को। तो इलाहाबाद बैंक कब बना, 1865 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कमर्शियल बैंक 1881, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874 में बना था। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, जिसको MPEDA कहा जाता है, यानी कि मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है, इसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं इसकी स्थापना 1972 में हुई और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो उत्तर बताना है आपको, क्या हेडक्वार्टर कोलकाता में कहाँ से पहुँच जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए जो MPEDA है ना, इसकी स्थापना 1972 के दौरान संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। सितंबर 1961 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को 24 अगस्त 1972 को MPEDA में परिवर्तित कर दिया गया। प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है वो देखिए केरल के कोच्चि में है। ठीक है, नई दिल्ली, टोक्यो और न्यूयॉर्क में इसके व्यापारिक संवर्धन कार्यालय स्थित है।
और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन भारतीय समुद्री भोजन के प्रमुख आयातक हैं। प्राधिकरण का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है, समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्कीम्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्कीम कब की है। अब देखिए इसमें एक ऐसी स्कीम है जो आपको हो सकता है आती भी रही हो, उसके बाद भी आप ना कर पाए हों क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है। और देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो कोरोना के टाइम का ये पैकेज है। फिर मुस्कान स्कीम, मिशन इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो सब हाल ही की पूछी गई स्कीम है। जो अपर प्रीलिम्स में स्कीम पूछी गई थी ना, वो बहुत घटिया किस्म की थी, 1990 की पहले की स्कीम्स, और वो भी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। आरओ ने जो स्कीम्स पूछी है वो तो उससे लाख गुना ठीक है। खैर चलिए देखते हैं, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, नहीं यहीं पर रहने दो, दिख थोड़ा कम रहा है, अब ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कौन सी स्कीम जो है देखेंगे। तो हम जो बता रहे थे ना कि हो सकता है आपको पता हो उसके बाद भी जो है आप ना कर पाए हों, वो है मुस्कान स्कीम। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको स्माइल स्कीम के नाम से जानते हैं। जब भी पढ़ा स्माइल स्कीम पढ़ा, किसी ने ये कहा ही नहीं कि मुस्कान नाम से भी पूछ लिया जाएगा। तो इसको देखिए, जो स्माइल स्कीम है वो कब आई थी, तो ये 2021-22 के आसपास आई थी। तो इसको हम लोग मैच कर लेंगे किससे, तो स्माइल स्कीम मतलब बी का 4, और बी का 4 देखिए कहीं पे दिया है, केवल एक में दिया है, ऑप्शन बी में, केवल एक में, बी नो सॉरी बी में कहाँ दिया है, ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है बी का 4, ये देखिए। तो उत्तर तो इसका निकल आया इसी स्माइल स्कीम से ही। अन्य जो स्कीम्स हैं उन्हें भी मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा स्माइल स्कीम कहाँ है, 2021 में। ठीक है, बी का 4। आगे देखिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, ये कब का है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2020। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 2020। अगला जो है मिशन इंद्रधनुष, तो ये तो 2014 की स्कीम है ना, मिशन इंद्रधनुष। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब की है, 2018 की है। ठीक, तो क्या अगर मिशन इंद्रधनुष हमें पता होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक सेकेंड चेक करें तो सी का 1, हाँ देखिए अगर वो भी पता होता तो भी हो जाता, मतलब अगर एक स्कीम पता है तो भी ये क्वेश्चन बन जाता। चलिए खैर, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक उत्तर है। देख लीजिए, क्या पता फिर से बन जाए। तो फिर से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020 का है, स्माइल स्कीम यानी कि मुस्कान स्कीम 2021-22 की है, मिशन इंद्रधनुष 2014 की है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 की है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, ये जो है ना जब आई थी ना तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके लिए, तो ट्रांसजेंडर के लिए एवं द्वितीय पीढ़ी या जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना, उनके कल्याण के लिए, उनके सुधार के लिए स्माइल स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला क्या है कथन में कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, और कारण क्या कह रहे हैं, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। सही उत्तर का चुनाव करना है, तो कूट वगैरह वही दिए हुए हैं। इसका उत्तर देखिए बी वाला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य भी हैं, और जो आर है ना वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो बी वाला इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है कि जो गुर्दे की पथरी होती है ना वो किसके कारण बनती है। ऑप्शन देखें, वसा का जमाव, ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन का अवक्षेपण, या फिर रेत के कणों का जमाव। तो गांव में आकर के पूछेंगे तो फिर वो लोग तो बता देंगे कि जो पथरी होती है ना, वो जो हम चावल वावल के साथ कंकड़ पत्थर खा जाते हैं वही चल के पथरी बन जाती है। हालांकि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कि गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। गुर्दे के आकार कैसा होता है, तो सेम के बीच का आकार का होता है। और गुर्दे के कार्य वगैरह दिए हैं कि रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी पीएच का नियंत्रण करना, शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। तीसरा, शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा गुर्दा जल की निश्चित मात्रा बनाए रखना। और चौथा क्या है, कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना। पांचवा है रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखना। और लास्ट क्या है, रक्त के पराशरीर दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखें, 128 नंबर के क्वेश्चन वही कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कारण वाले क्वेश्चन से ना जानते क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, हम लोगों को टाइम कम पड़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
तो पहला विकल्प क्या है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। जो अपर प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्रोनोलॉजी पूछ लिया गया था कि जो मिट्टियां हैं ना, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की। तो थोड़ा ये वाला भी देख लीजिएगा, इस टाइप वाला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहे हैं कि उन्हें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यानी कि जो लाल मिट्टी है उसमें कह रहे हैं कि नत्रजन, और नत्रजन नहीं, इसको दरअसल नाइट्रोजन को इन्होंने नत्रजन लिखा है। अब नाइट्रोजन अगर अंग्रेजी में ना पढ़ा जाए तो हम लोग तो नत्रजन ही करते रह जाएं। फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, यानी कूड़ देख लीजिए। तो आप देखिए कि पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, बस व्याख्या जो है वो इसकी नहीं कर रहा है। क्यों? तो यहाँ पे देखिए कि लाल मिट्टी का जो रंग है वो लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, और जलयोजित होने के कारण ये पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली जो मिट्टियाँ हैं ना, वो अनुर्वर होती हैं, यानी कि उसमें उत्पादन अच्छा नहीं होता है। सामान्यतः इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में सर्वाधिक, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्रथम मानव निर्मित लूबी लेजर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला क्या है कि लूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया, दूसरा रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया। ऑप्शंस देख लीजिए, सही उत्तर का चुनाव करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ये जो रूबी लेजर है इसने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो हमारे मतलब कि राजकीय पर्व है ना, ये राष्ट्रीय पर्व जो भी आप कहें, राष्ट्रीय पर्व हालांकि नहीं कहेंगे क्योंकि राज्यों के ये पर्व है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो हॉर्नबिल महोत्सव की बात कर रहे हैं, फिर दूसरा है संघाई, तीसरा है राजहंस, चौथा है हेमिस। चलिए मैच करेंगे। जो आपको सबसे पहले पता हो उसी को सबसे पहले हमें करना भी चाहिए। तो हेमिस सबसे पहले कर लेते हैं, यही अलग है और मुझे एकदम कंफर्म भी है कि ये लद्दाख का है। तो डी का 3 देखते हैं कहाँ पे है। डी का 3 देखिए एक ही में है, तो आराम से एक ही से निकल गया, ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा कुछ जानने की। लेकिन अन्य भी देख लीजिए, जो हॉर्नबिल है ना, ये कहाँ का है? तो ये तो नागालैंड का है, ठीक है। संगाई और राजहंस पर्व, इन्हें भी देख लेते हैं। तो संगाई कहाँ का है? मणिपुर का है। राजहंस पर्व कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको निकल के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है? तो ये क्वेश्चन देखिए, मस्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है? रीगा, रॉटरडैम, जायग्रेव या फिर ज्यूरिख। तो रॉटरडैम देखिए एक बंदरगाह है, हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में। तो रॉटरडैम तो नहीं ही होना चाहिए, तो दूसरा वाला तो निपटा देना चाहिए हमको ना। खैर, क्या पूछ रहे हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की राजधानी नहीं है। तो हाँ सही बात है, रॉटरडैम नहीं है, तो रॉटरडैम तो होगा ही। तो ये वाला दो जहाँ जहाँ हो उसको काट, मतलब दो जहाँ जहाँ ना हो उसको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ भी दो नहीं, यहाँ भी दो नहीं, मतलब कि अगर आपको ये पता है कि रॉटरडैम नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। चौथा भले भी ना पता होता तब भी हो जा रहा है। तो चौथा जो ज्यूरिख है ये भी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आप इसको शांति से देखिए कि रॉटरडैम और ज्यूरिख जो है ना, वो किसी भी यूरोपीय देश की राजधानी नहीं है। रॉटरडैम नीदरलैंड का एक व्यापारिक बंदरगाह है तथा ज्यूरिख जो है वो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है। रीगा और लाटविया, ये मतलब कि जो रीगा है वो लाटविया देश की राजधानी है, और जैग्रेब जो है ना वो क्रोएशिया की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब जो हमारी कृषि पद्धति है, जो झूम खेती होती है ना, उसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? झूमिंग, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उस वहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। यानी कि स्लैश एंड जो बर्निंग एग्रीकल्चर है उसकी बात हो रही। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, यानी कि अपना भारत देश, आप दक्षिण पूर्व एशिया, तो हाँ उधर भी होता होगा। पहला तो ठीक ही लग रहा है मुझे। ए का जो पहला है वो, मतलब कि ए जो है पहला वाला ठीक चल रहा है। मिल्पा कह रहा है मैक्सिको, लदांग जो है श्रीलंका। तो मिल्पा का तो बात की बात है, लेकिन लदांग जो है ना वो श्रीलंका में नहीं होता है। तो तीसरा वाला तो सरासर गलत है। 3 जहाँ जहाँ हो उसको निपटा दो, तो केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका उत्तर होना चाहिए था 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे उत्तर देख लेते हैं, वही है भी बी वाला, ठीक। तो चलिए देखिए कि झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा जो है मैक्सिको में कहा जाता है, लदांग जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में कहते हैं, श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चिन्ना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे भारत देश के द्वारा जो है समय समय पर अगर कहीं पे कोई आपदा आती है तो कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया जाता है। तो ये एक अजय नामक ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें क्वेश्चन पूछे हैं
कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की, और दूसरा, यह युद्धग्रस्त इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए ताकि पता हो ना कि किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आप देखिए कहाँ से बना हुआ है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से आप कह सकते हैं, यानी कि हमारे पॉलिटी का क्वेश्चन है, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। पहला क्या है कि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, यही वाला सबसे पहले तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी आर्टिकल की यानी कि किसी भी भाग में कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल होता है ना, वो उसमें यही बताया जाता है कि हमारे संविधान में इस अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 124 से ही सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत होती है। तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला जो आर्टिकल होगा उसमें यही होगा कि हमारे भारत देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, स्टेटमेंट नहीं है, दरअसल आर्टिकल है। तो ये वाला गलत है, बाकी सारे फिर सही ही होंगे। तो अनुच्छेद 132 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की बात करता है। अनुच्छेद 143 तो जो मतलब कि अगर हमारे राष्ट्रपति हैं वो ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह वगैरह मांग सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 143 में है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो आगे देखिए अभिलेखीय न्यायालय कहाँ पे दिया गया है, 129 में। फिर एक चित्रकला से क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो ऑप्शंस देखें, भगवान मतलब देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ जी यानी कृष्ण, या फिर नन ऑफ द अबव। उत्तर क्या हो जाएगा, तो पिछवाई चित्रकला जो है ना वो श्रीनाथ जी यानी कृष्ण भगवान से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग पारंपरिक भारतीय कला का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति आप देखें कि भारत के राजस्थान के नाथद्वार शहर में 400 साल पहले हुई थी, और इन्हें आमतौर पर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाया जाता है, जो कृष्ण का एक स्थानीय रूप है। पिछवाई पेंटिंग में जटिल डिजाइन और जीवंत रंग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं इसने भारत का 2 बार दौरा किया, और दूसरा इसका जो दूसरा दौरा है वो 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक रहा। तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा वाला जो डेट दी हुई है वो रॉन्ग है। तो इसको देख लीजिए डेट कब से कब रही है। मेरे ख्याल से इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर उन्होंने पूछा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साइमन कमीशन कुल 2 बार भारत का दौरा किया है। पहली बार कब किया है, फरवरी मार्च 1928 में, जबकि दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आया था। साइमन कमीशन ने मई 1930 में अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी, और ये रिपोर्ट 27 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत के जो राज्य सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, इन्होंने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, और 7 सदस्य क्या थे, ब्रिटिश मतलब ये ब्रिटिशर्स थे। यही कारण है कि साइमन कमीशन का बहुत विरोध हमारे यहाँ हुआ था। अब ये जो है क्या है, तो ये वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ये वाला भी रीजनिंग क्या मैथ का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग वही सॉल्व करेंगे बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित युग्मों यानी संस्थान स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं कि भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक ही है। फिर कह रहे हैं कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये तो नहीं है, वाराणसी में तो सब्जी अनुसंधान संस्थान है ना, तो ये गलत है। तीसरा कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में है, ठीक बात है। बकरी अनुसंधान मखदूम में है, ठीक बात है। चलिए इसमें सब कुछ तो बता ही दिए। ये भी जान लीजिए कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और जो सब्जी अनुसंधान है वो आपको वाराणसी में मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में जो क्वेश्चन बना हुआ है उसका अंतिम क्वेश्चन जीएस का क्या है कि लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कह रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य की ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। कह रहे हैं सही उत्तर का चुनाव करना है। वही ऑप्शंस बने हुए हैं, पहला दूसरा दोनों ठीक है, दोनों गलत, केवल 2 ठीक है, केवल 1 ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला, अर्थात दोनों ही ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन, इनका समय देख लीजिए 1899 से 1904, भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय रहा है, बंगाल विभाजन। फिर आप देखिए कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसके समय हुई थी। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। तिब्बत में जो यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अभियान भेजा था 1904 में इसके द्वारा भेजा गया था। किचनर से विवाद के कारण इसने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अब इस नाम को देख करके कितना अच्छा लग रहा है, यंग हस्बैंड, एकदम जवान हस्बैंड। खैर चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो।
हमने जो भी 2023 में 11 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे फिर वो हिंदी का हो या फिर जीएस का हो, वो सब सॉल्व करा दिया है। अब मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी कल सॉल्व करा देंगे बोर्ड पे हम, तो सारे क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करा देंगे। अभी कई सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं, 2-4 क्वेश्चंस भी मुझे खुद भी सॉल्व करने हैं, जाहिर सी बात है खुद कर लेंगे तभी आपको कराएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सारे के सारे वीडियोस देखिएगा, तभी आपको इसका कुछ लाभ भी मिलने वाला है। एक एक वीडियो एक ही दिन में चाहें तो देख डालें, क्योंकि हमें तो अपलोड करना था, समय लगता है, आप तो आराम से देख ही सकते हैं। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।